गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मांग की लोच। मांग की लोच इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके पहले अपन ने देखे थे कि मांग क्या होती है, मांग का नियम किस प्रकार से कार्य करता है, या मांग के नियम के माध्यम से क्या पढ़ाया जाता है मांग के बारे में। और उसके बाद में देखेंगे मांग में बदलाव देखे थे। उसमें मांग के बदलाव में देखे थे अपन ने दो तरीके से मांग में बदलाव अपन ने देखे थे। एक, वस्तुओं के कीमतों में अगर किसी प्रकार का बदलाव अथवा परिवर्तन हुआ तो वस्तु के मांग पे क्या परिवर्तन होता है, और वस्तु के कीमतों में किसी प्रकार का परिवर्तन न होने के बावजूद भी अगर अन्य घटकों में बदलाव होता है तो उसका मांग के ऊपर क्या परिणाम होता है। ये मांग के बदलाव में अपन देखे थे कि वस्तु के कीमतों में अगर बदलाव हो गया तो जो मांग होती है उसको मांग का विस्तार अथवा मांग का संकोच कहते हैं। और वस्तु के कीमतों में बदलाव न होने के बावजूद भी अगर अन्य घटकों में बदलाव हो जाता है तो एक मांग में जो भी परिवर्तन होता है उसे मांग में वृद्धि अथवा ह्रास अथवा मांग में वृद्धि अथवा कमी, ये इसके बारे में अपन ने पढ़े थे। अब देखना है मांग से संबंधित ही है और वो है मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये नया टॉपिक है। इलास्टिसिटी डिमांड पढ़ने का एक व्यावसायिक अर्थशास्त्र में एक भी उद्देश्य है तो जो व्यावसायिक होता है, व्यावसायिक को अपने वस्तु की कीमत निर्धारित करते समय ये मांग की लोच का यूज करना पड़ता है, क्योंकि मांग की लोच के माध्यम से वस्तु के कीमतों में बढ़ोतरी अगर हो गई तो उसका असर मांग के ऊपर क्या होता है, उसका आनुपातिक असर क्या होता है, यह जानने की कोशिश ये मांग के लोच के माध्यम से की जाती है। अपन हम देखते हैं कि मांग के नियम में अपन ने पढ़े थे कि वस्तु के कीमतों में बढ़ोतरी हो जाती है तो डिमांड कम हो जाती है, और वस्तु के कीमतों में अगर वस्तु की कीमतों में गिरावट हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो मांग के नियम के माध्यम से सिर्फ मात्रा यानी मांग में बदलाव कैसे होता है वो अपन ने देखे थे कि कीमतों में बढ़ोतरी हो गई तो डिमांड कम हो जाएगी और कीमतों में गिरावट आ गई तो डिमांड बढ़ेगी। सिर्फ इतना ही बातों को मांग के नियम के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो वस्तु की कीमतों में अगर बढ़ोतरी होती है तो मांग पे कितना असर होता है, कितनी मात्रा का असर होता है, यह पढ़ने के लिए अपने को मांग के लोच के माध्यम से उसका अध्ययन करना पड़ता है कि मांग के कीमतों वस्तु की कीमतों में अगर बढ़ोतरी हो गई तो मांग कितनी मात्रा में कम हो जाएगी अथवा कितनी मात्रा मांग की कम होगी, अथवा वस्तुओं के कीमतों में अगर कमियां आ गई या वस्तु की कीमतों में अगर गिरावट आ गई है तो मांग कितनी मात्रा बढ़ेगी, उसमें वृद्धि कितनी मात्रा की होगी। ये एक आनुपातिक जो संबंध है वस्तु की कीमत तथा वस्तु की मांग में, तो ये आनुपातिक जो संबंध है ये आनुपातिक संबंध दर्शाने का काम ये मांग के लोच में किया जाता है। इसके माध्यम से वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित करना, वस्तु की कीमतों में बढ़ोतरी कितनी करना, वस्तु की कीमतें कितनी कम करना या वस्तु की कीमतों में बढ़ोतरी करना अथवा नहीं करना, ये मांग के लोच के माध्यम से डिसाइड करना पड़ता है और उसके माध्यम से व्यवसायिक एक अपनी वस्तु की कीमत निर्धारित करता है। तो इसलिए व्यवसायिक अर्थशास्त्र में मांग के लोच का बड़ा महत्व है, क्योंकि मांग के लोच के माध्यम से ही एक उपभोक्ता की मांग वस्तु के कीमतों में परिवर्तन होने से कितनी कम हो गई, कितनी बढ़ गई है, कौन से वस्तु की कीमतों में बढ़ोतरी करना है ताकि मांग पे उसका ज़्यादा असर ना हो, या कौन सी वस्तु की कीमतों में गिरावट करना चाहिए या कीमतें कम करना चाहिए जिसका असर
ज़्यादातर मांग पे ना हो। तो ये बातें जानने के लिए एक मांग के लोच का अध्ययन इसमें करना है, अपने को इस टॉपिक पे करना है। तो इसमें एक निश्चित परिवर्तन अपने को दिखाई देता है मांग की लोच के माध्यम से। मात्रा में, वस्तु के मांग के मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, वस्तु की मात्रा के बदलाव में कितना बदलाव आया, ये एक वस्तु के मांग के माध्यम या वस्तु जो मांग की लोच है, मांग की लोच के माध्यम से अपने को निर्धारित होता है। तो मांग की लोच ये कीमत परिवर्तन के कारण मांग मात्रा में होने वाली एक प्रतिक्रिया का सूचकांक है। जो उसकी प्रतिक्रिया है उसका एक सूचकांक यानी सूचक करने वाला अंक, सूचाने वाला अंक या सूचना देने वाला अंक। तो मांग, वस्तु की कीमत और मांग में इसमें एक प्रकार की जो भी प्रतिक्रिया होती है उस प्रतिक्रिया का सूचकांक यानी मांग की लोच होती है कि वो अंक अपने को सूचना देता है कि वस्तुओं की कीमतों में अगर बढ़ोतरी हो गई तो डिमांड कितनी कम होगी। इस प्रकार की सूचना एक अंक अपने को देता है, सूचकांक जिसको बोलते हैं। तो ये जानने की कोशिश मांग की लोच के माध्यम से किया जाता है। तो वस्तु की कीमत और वस्तु की डिमांड अथवा मांग, इसमें जो आनुपातिक संबंध है वो दर्शाने का काम मांग की लोच के माध्यम से किया जाता है। तो मांग की लोच के परिभाषा कुछ शास्त्रज्ञों ने, अर्थशास्त्री ने की है। उसकी पहली परिभाषा की है गोल्डिंग ने। तो यहाँ पे पहले परिभाषा देखेंगे, उसके बाद में मांग की लोच के बाद में देखेंगे कि किस प्रकार की मांग की लोच होती है। परिभाषा में होल्डिंग ने की है एक परिभाषा, होल्डिंग। तो होल्डिंग के अनुसार परिभाषा के संदर्भ में बात करते हुए होल्डिंग ने कहा है कीमत में 1%, कीमत में 1%, कीमत में 1% परिवर्तन होने के कारण, परिवर्तन होने के कारण मांग मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन, मांग मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होगा, उसे ही मांग की लोच कहा जाता है। अब ये परिभाषा के माध्यम से देखिए कि मांग की लोच की परिभाषा किस प्रकार से होल्डिंग ने किया है। मांग की लोच किस प्रकार से मांग की लोच है या मांग की लोच किसे कहेंगे। तो कीमत में 1%, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने के कारण, कीमत में जो भी प्रतिशत परिवर्तन होता है, वस्तु के कीमत में जो भी प्रतिशत परिवर्तन होता है होने के कारण मांग मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है या होगा, वस्तु की कीमतों में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसका परिणाम वो वस्तु के मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसे ही मांग की लोच कहा जाता है। तो वस्तु की कीमतों में जितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ उसका परिणाम वस्तु की मांग में जो प्रतिशत परिणाम अपने को देखने को मिलता है या उसकी बदलाव अपने को देखने को मिलता है या परिवर्तन अपने को देखने को मिलता है उसे मांग की लोच कहा जाता है। इस प्रकार की परिभाषा होल्डिंग ने की है। दूसरी परिभाषा की है बेनिहाम ने एक परिभाषा की है, बेनिहाम ने, और उसके कहने के मुताबिक मांग की लोच की अवधारणा का संबंध मांग की लोच
के अवधारणा का संबंध मांग के लोच की अवधारणा का संबंध कीमत में थोड़ी सी कमी होने पर बिक्री की मात्रा में कितनी वृद्धि होगी, बिक्री की मात्रा में कितनी वृद्धि होगी की सीमा से है, कितनी वृद्धि होगी की सीमा से है। यानी इसका मतलब ये है कि बेल ने एक परिभाषा की है, उनका ये कहना है कि मांग की लोच के अवधारणा का संबंध, मांग की लोच की जो संकल्पना है, अवधारणा यानी संकल्पना कंसेप्ट, तो मांग की लोच के अवधारणा का संबंध कीमत में थोड़ी सी कमी होने पर, वस्तु की कीमत अगर कम हो गई है और वस्तु की कीमत में कमी होने पर बिक्री मात्रा में कितनी वृद्धि होगी। वस्तु की कीमत अगर कम हो गई है तो बिक्री मात्रा में, यहाँ पे मात्रा का ध्यान देना है अपने को, क्योंकि मांग की लोच एक मात्रा में होने वाला बदल दर्शाता है, आनुपातिक बदल दर्शाता है। इसीलिए बिक्री की मात्रा में कितनी वृद्धि होगी कि एक सीमा से है। तो वो जो सीमा है, वो जो लिमिट है कि वस्तु की कीमतों में बढ़ोतरी होने से या वस्तु की कीमत में थोड़ी सी भी कमी होने से वस्तु की जो डिमांड होती है वो डिमांड कहाँ तक बढ़ेगी, या उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी। तो ये एक सीमा, उसका जो संबंध है मांग के लोच का, वो एक उसके बढ़ोतरी के सीमा से है, यानी कहाँ तक बढ़ेगी। तो वहाँ तक जितनी बढ़ेगी उतनी वो मांग की लोच कहलाती है। इस प्रकार की परिभाषा बेनिहाम ने की है। अब ये दोनों परिभाषाओं को अगर अपन देखते हैं तो यहाँ से ये अपने को पता चलता है, अथवा अपन ये निष्कर्ष पे पहुँच सकते हैं कि वस्तुओं के कीमतों में बढ़ोतरी होने से वस्तुओं के डिमांड में जो कमियां होती है या वस्तु की कीमतों में गिरावट आने से वस्तुओं की डिमांड में जो बढ़ोतरी होती है, उनका जो आनुपातिक संबंध है, इस आनुपातिक संबंध को मांग की लोच कहा जाता है। यानी वस्तुओं के कीमतों में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई तो वस्तुओं की मात्रा में कितना प्रतिशत कमियां आएगी। तो इन मात्राओं का जो संबंध है, वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा, ये दो बातों में जो आनुपातिक संबंध है या प्रतिशत जो संबंध है, इस प्रतिशत संबंध को मांग की लोच कहा जाता है। मांग के नियम के आधार से अपन ने क्या पढ़े कि वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी होने से मांग कम हो जाती है और वस्तुओं की कीमतों में कमियां होने से मांग बढ़ती है। बस इन दो बातों का संबंध मांग के नियम से या मांग के नियम के माध्यम से अपन वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी होने से मांग कम हो जाती है और वस्तु की कीमत कम होने से मांग बढ़ती है। इस प्रकार का अध्ययन अपन मांग के नियम से करते हैं। लेकिन वस्तुओं की कीमतों में अगर कितनी बढ़ोतरी हुई तो वस्तुओं के डिमांड में कितनी मात्रा की कमियां आएगी, ये मांग के नियम में नहीं पढ़ाया नहीं जाता। तो वस्तुओं की कीमतों में कितनी प्रतिशत बढ़ोतरी होने से वस्तुओं की डिमांड कितने प्रतिशत कम हो जाएगी अथवा कितनी मात्रा में कमियां आएगी, ये जो आनुपातिक संबंध है, ये आनुपातिक संबंध दर्शाने का काम ये मांग के लोच के माध्यम से किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि वस्तु की कीमत और उस वस्तु की मांगी गई मात्रा, इनमें जो आनुपातिक संबंध है, जो प्रतिशत संबंध है, उस प्रतिशत संबंध को, आनुपातिक संबंध को
मांग की लोच कहा जाता है। और इसके माध्यम से मांग की लोच पता की जाती है, जिसके माध्यम से एक जो व्यवसायिक है, एक व्यवसायिक अपनी वस्तुओं की बिक्री करते समय उसके वस्तु की कीमत को निर्धारित करते समय उस वस्तुओं के डिमांड पे क्या असर होगा, ये जानने की कोशिश इस मांग के लोच के माध्यम से किया जाता है। सरकार को भी इस मांग के लोच का बड़ा उपयोग होता है कि करों की जब अपन निर्धारण करते हैं, करों का निर्धारण करते हैं, तो ज़्यादा कर निर्धारण करने से लोगों की आय कितनी कम होगी, या कम अगर अपन ने कर की जो निर्धारण है वो कम कर दिया, कर का दर अपन ने कम कर दिया, तो लोगों की आय कितनी बढ़ेगी ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का उपभोग ले सके। तो कर को बढ़ाना या कम करना, ये अगर निर्धारित करना है तो उसका समाज के उपभोग पे क्या असर होगा, ये जानने के लिए भी सरकार को मांग के लोच का यूज करना पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसे समाज में ऐसे बहुत सारी बातें हैं कि जिसको प्लानिंग के माध्यम से किया जाता है। तो ये एक प्लानिंग करने के लिए जो आर्थिक क्रियाएं होती है, वो आर्थिक क्रिया को सुचारू ढंग से लागू करने के लिए इस मांग के लोच का उपयोग किया जाता है, और उनके माध्यम से मांग की लोच के माध्यम से ही ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी करना या नहीं करना, कितनी बढ़ोतरी करने से डिमांड पे कितना असर होगा, या कितनी कमियां वस्तु की कीमतों में करने से डिमांड कितना बढ़ेगा। ये मात्राओं का जो संबंध है, वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा, इनका आनुपातिक संबंध को ही मांग की लोच कहा जाता है। अब मांग की लोच 3 प्रकार की होती है। मांग की लोच के प्रकार, उसके पहले मांग की लोच किस सूत्र के माध्यम से निकाली जाती है वो देखेंगे। मांग की लोच एक विशिष्ट सूत्र के माध्यम से पता की जाती है या निकाली जाती है। तो मांग की लोच, इसका सूत्र है निकालने का मांग की लोच का। तो मांग की लोच इज इक्वल टू क्या होता है, मांग मात्रा में आनुपातिक, मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन डिवाइड बाय वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। तो एक मांग की लोच को अगर जानना है, एक मांग की लोच को अगर अपने को पता करना है, तो इसमें इस सूत्र का यूज किया जाता है कि मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मांग की मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, किसके कारण, वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। यानी वस्तु की कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होने से मांग की मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, इस आनुपातिक जो संबंध दर्शाने वाला जो अंक है, जो सूचकांक है, उसे मांग की लोच कहा जाता है। तो इस माध्यम से मांग की लोच वस्तुओं की कीमतों की तुलना में ज़्यादा है, कम है, कि वस्तुओं के कीमतों के बराबर में मांग की लोच है, ये इस सूत्र के माध्यम से जाना जाता है। अब मांग की लोच 3 प्रकार की होती है। तो यहाँ पे देखेंगे आगे का, मांग के लोच के प्रकार, मांग के लोच के प्रकार। और मांग के लोच के प्रकार जनरली देखा जाता है कि वस्तुओं के कीमतों के ऊपर मांग पर असर होता है, वस्तुओं के कीमतों का मांग पे असर होता है। वस्तुओं के कीमतों में बढ़ोतरी हुई तो मांग कम हो जाती है, वस्तुओं के कीमतों में कमी आई तो मांग बढ़ती है। लेकिन ये कितनी मात्रा में मांग बढ़ती है अथवा कम होती है, तो जब वस्तुओं की मात्राओं पे या वस्तुओं की मांग पे कीमत के माध्यम से असर होता है या कीमत से असर होता है, तो उसको मांग की कीमत जन्य लोच कहते हैं। जब
एक वस्तु की डिमांड पर वस्तु के कीमतों का असर होता है तो उसे मांग की लोच कीमत जन्य लोच कहते हैं। दूसरा, मांग की लोच पे कीमत के अलावा और कुछ बातों का असर होता है और वो है एक उपभोक्ता की आय। अब उपभोक्ता की आय पहले से ज़्यादा अगर बढ़ गई है, वस्तु के कीमतों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ या वस्तु के कीमतों में परिवर्तन होने से भी वस्तु की एक उपभोक्ता की आय में अगर उसके साथ साथ परिवर्तन होता है तो उसका असर डिमांड पे भी होता है। तो वस्तु जब एक उपभोक्ता की आय में बढ़ोतरी होती है तो डिमांड में बढ़ोतरी होती है, और एक उपभोक्ता की आय अगर कम हो जाती है, आय में गिरावट हो जाती है तो उसके डिमांड पे भी गिरावट हो जाती है। तो वस्तु के डिमांड पर वस्तु लोगों के आय का या उपभोक्ता के आय का भी असर होता है। तो इसीलिए दूसरा, अपन वस्तु के मांग की लोच को एक उत्पन्न के माध्यम से भी अपन उसको देख सकते हैं। तो ये दूसरा प्रकार है मांग के लोच के प्रकार का। एक कीमत में बदलाव हुआ तो मांग की लोच क्या होगी, दूसरा लोगों की आय में बदलाव हुआ तो मांग की लोच क्या होगी, तीसरा है कुछ वस्तुएं ऐसे होती है जो एक दूसरे को पर्याय या पूरक होती है। पूरक वस्तु का ये है कि एक वस्तु की कीमतों में अगर कम ज़्यादा हुआ तो उससे पूरक वस्तुओं के डिमांड पे उसका असर होता है। तो पर्यायी वस्तु का ये है कि एक वस्तु की कीमतों में अगर परिवर्तन हुआ तो उसके पर्याय में दूसरी जो वस्तु होती है उसके डिमांड पे असर होता है। तो इसीलिए इस परस्पर पूरक अथवा पर्यायी वस्तु के संदर्भ में वस्तु के उन वस्तुओं के कीमतों में अगर परिवर्तन हुआ तो उससे पर्याय अथवा पूरक वस्तु के डिमांड पे भी असर होता है और इनके माध्यम से भी मांग की लोच मापी जाती है। तो मांग की लोच तीन प्रकार के होती है। एक, जिस पे कीमत का असर होता है मांग पे, वो एक। जिसके मांग पे आय का असर होता है तो वो एक। और तीसरा, जिसके ऊपर पूरक अथवा पर्यायी वस्तु के कीमत का असर होता है वो एक। तो मांग इन तीनों बातों से प्रभावित होने के कारण मांग ये कीमत, आय और पर्यायी अथवा पूरक वस्तु के कीमतों के कारण प्रभावित होती है। इसीलिए मांग की लोच तीन प्रकार से मापी जाती है। तो ये मांग के लोच के प्रकार है, उसको बोलते हैं कीमत जन्य लोच, जिसको बोलते हैं कीमत जन्य लोच या उसको बोलते हैं मांग की कीमत लोच। दूसरा है, उसमें आएगा मांग की आय लोच। दूसरा है मांग की आय लोच और तीसरा है मांग की आड़ी अथवा तिरछी लोच। मांग की आड़ी अथवा तिरछी लोच। अब ये देखिए कीमत जन्य लोच, मांग की कीमत लोच, ये किससे प्रभावित होती है? ये वस्तु की कीमत से प्रभावित होती है। वस्तु की कीमत से प्रभावित होती है कीमत जन्य लोच। और ये आय लोच किससे प्रभावित होती है? उपभोक्ता की आय से प्रभावित होती है। आय में परिवर्तन हुआ तो मांग की लोच में परिवर्तन होता है और ये होता है पूरक अथवा पर्यायी वस्तु की कीमत। पूरक अथवा पर्यायी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ तो इसका परिणाम उस वस्तु की मांग पे असर होता है, उस वस्तु की लोच पे असर होता है। तो इन तीन माध्यम से मांग की लोच देखी जाती है। ये मांग के लोच के प्रकार है कीमत जन्य लोच अथवा मांग की कीमत लोच,
मांग की आय लोच और मांग की आड़ी अथवा तिरछी लोच। ये तीनों बातों का असर मांग के कम ज़्यादा होने पे होता है, इसलिए इसको ये तीनों प्रकार से मांग की लोच पता की जाती है। तो पहला देखेंगे मांग की कीमत जन्य लोच अथवा मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच। इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। अब यहाँ पे देखिए कि मांग की जो भी कीमत लोच होती है, ये कीमत लोच कीमत के कारण पे होती है। वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होने से डिमांड में होने वाला जो भी परिवर्तन होता है, और वो जो परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन कैसे प्रतिशत प्रमाण में होता है अथवा आनुपातिक जो भी परिवर्तन होता है, तो उसे मांग की कीमत लोच कहते हैं। वस्तु के कीमतों में आनुपातिक जो बदल होता है, जिसका परिणाम वस्तुओं की मात्रा में आनुपातिक बदल होता है या वस्तु की मांग की मात्रा में आनुपातिक बदल होता है, उसके रिलेशन को, उसके संबंध को, उसके आनुपातिक संबंध को मांग की कीमत लोच कहते हैं। तो इस प्रकार के कीमत लोच में वस्तुओं के कीमतों का असर वस्तुओं के मांग पे होता है, तो इस प्रकार के लोच को कीमत लोच कहते हैं। तो कीमत लोच के माध्यम से वस्तुओं की कीमतों में जब भी परिवर्तन होता है, तब उसमें मांग की मात्रा में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे कीमत में 10% वृद्धि हो गई तो डिमांड भी कम होगी, वृद्धि होने से डिमांड कम हो जाती है। लेकिन कीमत में अगर 10% अगर 10% अगर बढ़ोतरी हो गई तो डिमांड कितने प्रतिशत कम होगी। ये जो प्रतिशत प्रमाण है, ये जो आनुपातिक संबंध है, कीमत वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा, ये जिस लोच के माध्यम से पता की जाती है उसे कीमत लोच कहते हैं अथवा उसे मांग की कीमत लोच कहते हैं। अब मांग की कीमत लोच मापने के लिए मांग की एक सूत्र दिया हुआ है। मांग की कीमत लोच मापने के लिए मांग की कीमत लोच इज इक्वल टू मांग की कीमत लोच वस्तु की मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन, वस्तु की मांग मात्रा में यानी मांगे जाने वाली मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन डिवाइड बाय वस्तु की कीमत। मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन डिवाइड बाय वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। तो इस सूत्र के माध्यम से वस्तु की वो जो कीमत लोच है, वो कीमत लोच मापी जाती है। मांग की कीमत लोच इज इक्वल टू वस्तु की मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन, वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। यानी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होने से एक वस्तु की मांग मात्रा में कितना आनुपातिक परिवर्तन होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा या बराबर होगा, ये कीमत जन्य लोच के सूत्र के माध्यम से जाने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, अब इसको चेक करके देखेंगे कि एक कीमत लोच वस्तु की कीमत के बराबर बढ़ती है, कम होती है, ज़्यादा होती है या कम होती है। मान के चलते हैं कि एक वस्तु की कीमत में 10% क्या हो गया, 10% क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गई।
तो वस्तु की मांग मात्रा में 10% कमी आ गई। तो इसमें देखिए वस्तु की कीमत में अगर 10% बढ़ोतरी हो जाती है तो उसका परिणाम मार्केट में ये हो जाता है कि उस वस्तु की मांग मात्रा में 10% क्या होती है, कमी आ जाती है। तो इस सूत्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस सूत्र के हिसाब से मांग की कीमत लोच इज इक्वल टू मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन 10% है और वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन 10%। इसका मतलब या उसका आंसर आया 1। आंसर 1 का मतलब ये होता है कि वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन होता है उतना ही परिवर्तन वस्तु के मांग पे होता है। वस्तु की कीमतों में 10% अगर परिवर्तन हो गया और वस्तु की डिमांड अगर 10% से कम हो गई तो वस्तु के कीमत के साथ साथ उतनी ही वस्तु के डिमांड पे परिवर्तन हुआ। उसका आनुपातिक जो संबंध है ये 1 के बराबर है, ऐसा माना जाता है। तो एग्जाम्पल नंबर 2, अगर वस्तु की कीमत में 10% अगर बढ़ोतरी होती है तो वस्तु की मांग मात्रा में 5% अगर कमी होती है तो मांग की कीमत लोच अगर देखना है तो इज इक्वल टू बढ़ोतरी है 10% और जो कमियां है वस्तु की मांग मात्रा में कमियां हैं 5% और वस्तु की कीमतों में बढ़ोतरी है 10%। तो उसका जो आंसर आएगा 0.5। यानी इसका मतलब ये होता है कि वस्तु की कीमतों में 10% बढ़ोतरी हो गई, उसका परिणाम वस्तु की मांग मात्रा में 5% अगर कमियां आ गई, यानी लोग 5% ही वस्तु की खरीदी करेंगे, तो इसका मतलब उसका आंसर 0.5 है। तो इसकी जो मांग पे होने वाला असर है वो वस्तु के कीमतों की तुलना में कम है। वस्तु की कीमतों के तुलना में कम है। अपन ने 10% वस्तु की कीमत बढ़ाई है तो डिमांड अपनी 0.5% ही कम हुई है, यानी ज़्यादा उसमें परिवर्तन नहीं होता, ऐसा इसका मतलब है। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपन। इस एग्जाम्पल के माध्यम से वस्तु की कीमत में 10% अगर बढ़ोतरी होती है 10% बढ़ोतरी होती है और उसका परिणाम वस्तु की मांग मात्रा में 20% अगर कमी होती है। वस्तु की मांग 20% से अगर कम हो जाती है जब वस्तु की कीमत 10% से अगर बढ़ा दी जाए तो एक मांग की कीमत लोच इज इक्वल टू ये वस्तु की कीमतों में कमियां 20% और वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी 10% इज इक्वल टू 2। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु की कीमतों में अगर 20% वस्तु की कीमतों में 10% अगर बढ़ोतरी हो गई और वस्तु की मांग मात्रा अगर 20% से कम हो गई तो इसका मतलब ये हो गया कि वस्तु की कीमतों में जितना बदलाव होता है उससे कहीं ज़्यादा बदलाव वस्तु के डिमांड पे होता है। फिर वस्तु की कीमत मार्केट में बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, ये एक डिसीजन लेने के लिए एक कीमत लोच का यूज किया जाता है। जिस वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होता है तो उसका असर अगर उतनी मात्रा में नहीं होता डिमांड पे तो उसकी कीमतों में बढ़ोतरी की जाती है। लेकिन जिस वस्तु की कीमतों में बढ़ोतरी होने से उससे कई गुना अगर उसके डिमांड में बढ़ोतरी हो जाती है या डिमांड कम हो जाती है
वस्तु की कीमत की तुलना में ज़्यादा अगर आनुपातिक बदल हो जाता है मांग में, तो उस प्रकार के वस्तुओं की कीमतों में ज़्यादा बढ़ोतरी या कमियां आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो मांग है वो ज़्यादा प्रभावित है, ज़्यादा लोचक है। तो ये एक के साथ में है एकक लोचक, ये लोच कम है और ये लोच ज़्यादा है। तो इस प्रकार से मांग की एक कीमत लोच को मापा जाता है इस फार्मूले के साथ अथवा इस सूत्र के माध्यम से। तो दूसरा देखेंगे मांग की आय लोच। दूसरा है मांग की आय लोच। मांग की आय लोच। मांग की आय लोच देखेंगे। मांग की आय लोच का मतलब होता है कि वस्तुओं के मांग मात्रा में परिवर्तन किससे होता है? जब लोगों की या उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है तो उसके मांग मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे उस मांग की आय लोच कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोगों की आय बढ़ने से लोग पहले से ज़्यादा क्या करते हैं कि वह उस वस्तु की खरीदी करने की कोशिश करते हैं या उसकी खरीदी कम करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे जैसे आय बढ़ती है तो खरीदी ज़्यादा होती है या मांग ज़्यादा मात्रा की जाती है, और जैसे जैसे आय कम हो जाती है वैसे वैसे लोग क्या करते हैं उस वस्तु की खरीदी कम करते हैं या उस वस्तु के मांग की मात्रा कम खरीदी करने की कोशिश करते हैं। तो एक मांग की लोच के ऊपर लोगों के आय का भी असर होता है, उपभोक्ता के आय का भी असर होता है। तो इस प्रकार के आय के लोच को आय लोच कहते हैं। तो इस आय लोच के माध्यम से भी अपन सूत्र के माध्यम से भी इसको जाना जाता है अथवा इसको मापा जाता है कि मांग की आय लोच, ये इसका सूत्र है। सूत्र क्या है? मांग की आय लोच इज इक्वल टू, मांग की आय लोच इज इक्वल टू मांग में प्रतिशत परिवर्तन, मांग में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइड बाय आय में प्रतिशत परिवर्तन। इस प्रकार से ये मांग के आय लोच को मापा जाता है। लोगों के आय में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, जिसका परिणाम उस लोगों के मांग मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, ये एक आय लोच के माध्यम से जाना जाता है कि लोगों की आय कितनी बढ़ी तो मांग में क्या असर हुआ और लोगों की आय कितनी कम हुई तो मांग पे क्या असर हुआ। क्या आय के साथ साथ मांग भी उतनी ही बढ़ती है या कम होती है? आय के साथ आय से ज़्यादा मांग में बढ़ोतरी होती है या आय से कम मांग में कमी आती है या बढ़ोतरी होती है? तो ये जानने के लिए एक मांग की आय लोच के माध्यम से ये जाना जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखते हैं कि आय लोच को कैसे मापा जाता है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 समझो, आय में 10% की क्या हो गई है? बढ़ोतरी हो गई है। बढ़ोतरी तो मांग मात्रा में 10% की क्या हो गई? बढ़ोतरी हो गई। यानी इसका मतलब ये हुआ कि लोगों की आय 10% बढ़ जाती है तो मार्केट में डिमांड भी 10% बढ़ जाती है। लोग उतनी ही 10% मात्रा की खरीदी करते हैं। तो मांग की आय लोच इज इक्वल टू, मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना है? 10% है तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, और आय में प्रतिशत परिवर्तन कितना है? 10% है तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, इज इक्वल टू 1। यानी इसका मतलब ये हुआ कि लोगों के आय में जितनी बढ़ोतरी होती है उतनी ही डिमांड में वो क्या करते हैं? बढ़ोतरी करते हैं, या उतनी ही उस वस्तु की
जो मांग है वो करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें मांग की जो लोच है, एक आय लोच है, ये आय लोच क्या है, एकक है, एक के साथ है, यानी जितनी बढ़ोतरी आय में होगी उतनी बढ़ोतरी डिमांड में होगी, जितनी कमियां आय में होंगी उतनी ही कमियां उसमें मांग की मात्रा में होगी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि आय में बढ़ोतरी, आय में 10% की अगर बढ़ोतरी हो गई और मांग मात्रा में 5% की अगर बढ़ोतरी हो गई तो एक मांग की आय लोच क्या होगी, तो मांग मात्रा, एक मांग की आय लोच इज इक्वल टू मांग मात्रा में 5% की बढ़ोतरी, तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन 5% और कीमत में 10% की बढ़ोतरी, तो आय में प्रतिशत परिवर्तन 10 इज इक्वल टू 0.5। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1 से कम है परिवर्तन मांग की लोच में, तो इसका मतलब ये होता है कि जितनी परसेंटेज या जितनी प्रतिशत आय में बढ़ोतरी होती है उसका परिणाम जो डिमांड में होता है वो कम असर होता है, ज़्यादा मात्रा में डिमांड लोग नहीं करते। तो 1 से कम है, इसीलिए उसके साथ साथ आय के साथ साथ लोग उतनी ही खरीदी नहीं करते, तो उससे कम खरीदी करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल लेंगे, आय में 10% की बढ़ोतरी हो गई है, लेकिन मांग मात्रा में 20% की बढ़ोतरी हो गई है, तो इसका मतलब मांग की आय लोच कितनी होगी, आय लोच इज इक्वल टू मांग मात्रा में 20% बढ़ोतरी, तो ये ऊपर आएगा, और आय में 10% बढ़ोतरी, तो ये नीचे आएगा, इज इक्वल टू 2। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है उससे कई गुना लोग क्या करते हैं, उस वस्तु को खरीदी करने की कोशिश करते हैं। यानी लोगों की आय में अगर 10% बढ़ोतरी होगा तो मांग की मात्रा में, यानी लोगों की उस वस्तु की मांग में आय की तुलना में ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, इसलिए उसका आंसर 2 आया है। यहाँ पे 20% दिया है करके 2 आया है। यहाँ पे 15% भी हो सकती है बढ़ोतरी, 30% भी हो सकती है, या 25% भी हो सकती है। तो इसकी तुलना में, आय की तुलना में लोगों की आय जितनी परसेंटेज बढ़ती है उससे कई गुना वो क्या करते हैं, अपनी डिमांड, उस मात्रा की डिमांड करते हैं। तो उसका जो आंसर है वो 1 से ज़्यादा है, यानी परिवर्तन अपने को ज़्यादा दिखाई देता है। तो इस प्रकार से एक मांग की आय लोच को मापा जाता है और उसके माध्यम से डिसीजन लिया जाता है। ये सरकार के काम में आता है कि लोगों की आय बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए। लोगों की आय अगर बढ़ा दिए तो उसका मांग पे असर क्या होता है, या लोगों की आय अगर कम कर दिए तो उसका मांग पे क्या असर होता है। ये प्लानिंग करने के लिए सरकार को इस मांग की आय लोच का यूज होता है। नेक्स्ट, तीसरी लोच है आड़ी अथवा तिरछी लोच। आड़ी अथवा तिरछी लोच ये पर्यायी अथवा पूरक वस्तु के संदर्भ में मापी जाती है कि एक पर्यायी वस्तु के संदर्भ में, पर्यायी वस्तु यानी को एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का यूज करना। जैसे शक्कर के जगह पे गुड़ का यूज करना। अब अभी यहाँ पे क्या होता है कि शक्कर के कीमतों में परिवर्तन हुआ तो गुड़ के कीमतों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने के बावजूद भी गुड़ के डिमांड पे परिवर्तन होता है। तो एक वस्तु के कीमतों में, पर्याय वस्तु के संदर्भ में एक वस्तु के कीमतों में परिवर्तन होने से उसको पर्याय रहने वाली जो दूसरी वस्तु होती है उसके डिमांड पे असर होता है।
पूरक वस्तु के संदर्भ में देखा जाए तो पूरक वस्तु यानी कौन सी वस्तु है जो एक दूसरे के बिना यूज में नहीं है, जैसे पेन और साइन या पेन और उसकी रिफिल, ये इस प्रकार की जो वस्तुएं होती है वो पूरक होती है। जैसे मोटर गाड़ी, मोटरसाइकिल किंवा पेट्रोल अथवा डीजल ये एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। तो इसलिए इन वस्तुओं के एक वस्तु के कीमतों में अगर परिवर्तन हो जाता है तो उसका असर दूसरे वस्तु के डिमांड पे होता है। तो इन प्रकार के वस्तुओं के कीमतों में अगर परिवर्तन हुआ तो डिमांड में क्या परिवर्तन होता है, ये जानने के लिए इसको आड़ी अथवा तिरछी लोच के माध्यम से जाना जाता है, अथवा इस सूत्र के माध्यम से या मांग की लोच को मापा जाता है। और आड़ी और अथवा तिरछी लोच के संदर्भ में अगर देखा जाए तो मांग की तिरछी लोच उसका सूत्र है, सूत्र मांग की तिरछी लोच इज इक्वल टू एक्स वस्तु की मांग में एक्स वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइड बाय वाई वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। इसके माध्यम से ये तिरछी लोच मापी जाती है। तिरछी लोच मापने के लिए एक्स वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन, वाई वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब यहाँ पे देखिए एक्स वस्तु यानी पर्यायी वस्तु है और ये पहली वस्तु है, उसके कीमत में अगर परिवर्तन हो गया, मान के चलते वाई यानी शक्कर के वस्तु की कीमत में शक्कर के कीमत में अगर परिवर्तन हो गया प्रतिशत परिवर्तन, तो उसका परिणाम एक्स वस्तु की मांग पे कौन सा प्रतिशत परिवर्तन होगा या किस प्रकार से परिवर्तन हो सकता है। पूरक वस्तु के संदर्भ में देखा जाए तो एक मोटर गाड़ी की कीमत में अगर परिवर्तन हो गया तो पेट्रोल के डिमांड पे क्या असर होगा, ये जानने के लिए ये तिरछी लोच के माध्यम से ये उसकी लोच जानी जाती है। अब मान के चलते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखते हैं तो पहला एग्जाम्पल वाई वस्तु की कीमत में 10% बढ़ोतरी तो एक्स वस्तु की मात्रा में 10% की बढ़ोतरी। अब यहाँ पे देखिए ये बढ़ोतरी ऐसा क्यों? एक्स वस्तु की कीमत में 10% बढ़ोतरी हो गई तो वाई वस्तु की कीमत में 10% बढ़ोतरी हो गई तो एक्स वस्तु की मांग मात्रा में 10% बढ़ोतरी आने कैसा? तो शक्कर के कीमतों में अगर 10% मान के चलते वाई यानी शक्कर के कीमतों में 10% बढ़ोतरी हो गई तो लोग क्या करेंगे, शक्कर के जगह पे गुड़ का यूज करेंगे। तो एक्स यानी गुड़ मान के चलते हैं तो गुड़ के मांग में 10% बढ़ोतरी होती है, तो इसलिए एक वस्तु की कीमतों में बढ़ोतरी होने से दूसरे वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि लोग पर्यायी वस्तु का उपभोग करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे शक्कर के जगह पे गुड़ का यूज करेंगे। इसके कीमतों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है गुड़ के कीमतों में, लेकिन ये शक्कर के कीमतों में अगर परिवर्तन हो गया, ये बढ़ गया, तो ये गुड़ की कीमतों में गुड़ की मांग मात्रा में बढ़ोतरी हो जाएगी। उसके तिरछी लोच इज इक्वल टू वाई वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी और एक्स वस्तु की मांग मात्रा में बढ़ोतरी। एक्स वस्तु की मांग मात्रा में बढ़ोतरी कितना है? 10% है, इसलिए 10 यहाँ पे लिखे, और वाई वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी कितना है? 10% है, इसलिए यहाँ पे 10 लिखे, इज इक्वल टू 1। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे शक्कर के कीमतों में अगर 10% बढ़ोतरी होती है तो गुड़ की डिमांड में भी 10% बढ़ोतरी होती है। यानी जो लोच है वो कैसी है? एकक है, एक के साथ है।
जितनी मात्रा में कीमतों में बढ़ोतरी होती है उतनी मात्रा में पर्याय वस्तु के मांग में या तो पूरक वस्तु के मांग में भी बढ़ोतरी होती है। और वो कैसे होती है? सेम होती है। इसलिए उसका आंसर एक है। दूसरा एक एग्जाम्पल देखेंगे कि वाई वस्तु की कीमत में 10% बढ़ोतरी तो एक्स वस्तु की मांग मात्रा में 5% बढ़ोतरी होती है। 5% बढ़ोतरी होती है तो एक तिरछी लोच अगर गिनना है, तिरछी लोच इक्वल टू कीमतों में बढ़ोतरी 10% है और मांग मात्रा में बढ़ोतरी 5% है, तो 5 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 0.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्याय वस्तु के कीमतों में 10% बढ़ोतरी होती है और उसके एक्स वस्तु के मांग में अगर 5% बढ़ोतरी होती है, तो इसका मतलब जितनी पर्याय वस्तु के कीमतों में बढ़ोतरी होती है उसके कम तुलना में उसको जो पर्याय वस्तु है उसकी डिमांड में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होती, उसकी तुलना में कम बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ पे एक से कम बढ़ोतरी हुई है, तो ये मांग की जो लोच है एक से कम है। नेक्स्ट, वाई वस्तु की कीमत में 10% बढ़ोतरी होती है, 10% बढ़ोतरी, और एक्स वस्तु की मांग मात्रा में 20% अगर बढ़ोतरी होती है, 20% बढ़ोतरी होती है, तो एक तिरछी लोच इसकी एक्स वस्तु की, तो यहाँ पे आएगा वस्तु के मांग में बढ़ोतरी कितना है? 20% है और कीमत में बढ़ोतरी कितना है? 10% इज इक्वल टू 2। यानी इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे वस्तु की कीमतों में जितनी बढ़ोतरी होती है उससे कई गुना उसके पर्यायी जो वस्तु है उसके डिमांड में ज़्यादा असर होता है। यानी थोड़ी सी भी वस्तु की कीमतों में, एक वस्तु की कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो पर्यायी जो वस्तु है उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से इन तीनों मांग के जो लोच के प्रकार है वो प्रकार के माध्यम से मांग की लोच गिनी जाती है। एक, कीमत के कारण असर हुआ तो मांग की लोच, आय से अगर कम ज़्यादा हो गया लोगों की आय तो उसमें मांग पे होने वाला असर आय लोच के माध्यम से गिना जाता है, और पर्याय और पूरक वस्तु के कीमतों में अगर परिवर्तन हुआ तो उसकी लोच तिरछी लोच के माध्यम से गिनी जाती है। और इस प्रकार से ये मांग के लोच के 3 प्रकार अपन ने यहाँ पे देखे। यहाँ आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट अगला टॉपिक अपन देखेंगे। थैंक यू।